नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सीबीसी के। और ये टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्री में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो वेरियस टाइम पीरियड्स हैं जो कि हमें सीपीसी के अंदर दे रखे हैं। तो बेसिकली ये वीडियो एक कंपाइलेशन होने वाली है जो कि अलग अलग टाइम पीरियड हमें सीपीसी में दे रखे हैं उसकी। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 27 से, जो बात करता है समन्स टू डिफेंडेंट्स। सेक्शन 27 बोलता है जहां पर आपका सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो चुका है वहां पर आप डिफेंडेंट को समन भेजेंगे कि वो कोर्ट में आए और जो हम उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं उसका आंसर दे। और ये समन्स आपको फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन से 30 दिन के अंदर भेजने होते हैं समन्स। तो यहाँ पर 30 डेज आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट कौन सी होती है। तो इसका आंसर है कि जब आप प्लेन कोर्ट में पेश करते हैं, जज आपकी प्लेन को सुनते हैं और उनको लगता है कि ठीक है आपका जेन्युइन कॉज बनता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब आप समन्स भेजिए डिफेंडेंट को। तो जब आपकी प्लेन की सुनवाई होगी, जज आपको लगा कि हाँ आपका जेन्युइन बनता है, सुनवाई होने के बाद एडमिट होगी आपकी प्लेन, उस दिन से आपको 30 दिन के अंदर समन्स भेजने होते हैं डिफेंडेंट को सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 74 की, जो बात करता है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। सेक्शन 74 के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। पहली, या तो आप डिग्री होल्डर हैं, दूसरी या प्रॉपर्टी परचेजर हैं। मतलब आपका केस होना चाहिए पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास राइट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन का, और जो दूसरी पार्टी है या कोई और व्यक्ति है वो आपके लिए हिंड्रेंस बन रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने से। ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पोजेशन नहीं मिल पा रहा है मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस व्यक्ति को 30 दिन के लिए सिविल प्रिजन में भेज सकते हैं। और फर्दर कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकते हैं डिग्री होल्डर या परचेजर को जिसका राइट है पोजेशन का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, उसको वो प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दिलवाया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 148 की, जो कि बात करता है टाइम बढ़ाने की। सपोज करो कोई टाइम फिक्स कर रखा है सीपीसी ने, या आपको कोर्ट ने कुछ करने के लिए टाइम दिया था, कोई एक्ट करने के लिए टाइम दिया था और वो टाइम खत्म हो गया। तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो हो सकता है आपके उस टाइम पीरियड को 30 दिन और बढ़ा दें। एक बारी में 30 दिन बढ़ सकता है, मतलब पहले 30 दिन बढ़ाया, वो खत्म हो गया, फिर 30 दिन बढ़ाया, वो खत्म हो गया, फिर 30 दिन बढ़ाया। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है सेक्शन 148 में, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 148 ए की, जो बात करता है राइट टू लॉज अ कैविएट। ये क्वेश्चन बहुत से प्री एग्जाम्स में पूछा जा चुका है जुडिशरी के कि कौन से सेक्शन में आपका राइट टू लॉज अ कैविएट है। तो उसका आंसर है सेक्शन 148 ए। और वैलिडिटी और टाइम पीरियड, किस टाइम के लिए एक कैविएट वैलिड रहता है, तो उसका आंसर है 90 डेज के लिए। सो ये दो चीजें होगी। 148 ए सेक्शन बात करता है राइट टू लॉज अ कैविएट की, और इसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज। अब सवाल उठता है कि कैविएट क्या होता है। कैविएट एक तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि आपको इन्फॉर्म रखा जाए, इन्फॉर्म रखा जाए प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस के लिए। सपोज करो ए और बी के बीच में केस चल रहा है, बट आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो, आप कुछ राइट है उस प्रॉपर्टी में, तो आप कोर्ट में एक कैविएट की एप्लीकेशन फाइल करते हो। उसमें 25-30 रुपए का टिकट लगता है, और आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि ये प्रोसीडिंग में जो भी चल रहा है मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करा जाए। अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है इन बिटवीन द सूट तो मुझे उसका इन्फॉर्म किया जाए, इसमें टेम्पररी इंजंक्शन लिया जा रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करा जाए। तो जब से आप एप्लीकेशन लगाओगे तब से 90 डेज के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है कि टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने वाला है कोर्ट, या उसकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आई है, या प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, या उसका कुछ पार्ट सेल होने वाला है, या फिर पार्टीशन होने वाला है, तो ऐसे केस में कोर्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये फलाना प्रॉपर्टी में टेम्पररी इंजंक्शन होने वाला है और इसके लिए एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट आए। अब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं। तो ऑर्डर 5 टॉक्स अबाउट इक्विवेलेंट सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 5 का रूल 1 बात करता है समन्स। ये बोलता है जहां पर सूट आपका ड्यूली इंस्टीट्यूट हो चुका है, 30 दिन के अंदर उसको अपने डब्ल्यूएस फाइल करना पड़ेगा डिफेंडेंट को। सपोज करो वो 30 दिन के अंदर अपना डब्ल्यूएस फाइल नहीं करता है, तो उसको 60 डेज और ग्रांट कर दिए जाएंगे कि आप चलो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस से 90 डेज के अंदर अपना डब्ल्यूएस फाइल कर दो। अब सपोज करो डिफेंडेंट 90 डेज के अंदर भी अपना डब्ल्यूएस फाइल नहीं करता है, और फिर भी वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कोर्ट उसको डब्ल्यूएस फाइल करने दे, तो कोर्ट ऐसे डिफेंडेंट पे कॉस्ट अप्लाई करेंगे। कॉस्ट लेने के बाद ही उनको फर्दर टाइम दिया जाएगा। तो इसमें टोटल टाइम जो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से 120 डेज का होता है।
120 डेज के अंदर आपको अपना WS फाइल करना ही होगा. अगर आप अपना WS फाइल नहीं करते 120 डेज के अंदर, then you will forfeit your right to file return statement and the court shall not allow the return statement to be taken on record. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 5 रूल 9 की, जो बात करते हैं डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट. अब आपने डिफेंडेंट को समन भेजे और डिफेंडेंट ने लेने से मना कर दिया या उसके एजेंट ने लेने से मना कर दिया, और पोस्टमैन जो समन्स लेके गया था उसने समन्स के पीछे लिख दिया कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने समन लेने से मना कर दिया या फिर वो ले ही नहीं रहे, और ये समन जो है अनसर्व्ड आ गया कोर्ट में वापस. अगर समन प्रॉपर्ली एड्रेस था, प्रीपेड था और रजिस्ट्री के थ्रू भेजा गया था, तो ऐसे केस में कोर्ट डिक्लेयर कर देंगे कि जो समन्स है वो डिफेंडेंट्स को सर्व हो चुके हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट समन्स लेने से मना कर रहे हैं, और अगर डिफेंडेंट समन लेने से मना करते हैं और कोर्ट को ये पता चल जाए कि समन लेने से मना कर रहा है डिफेंडेंट, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्लियर कर देते हैं कि समन्स जो है डिफेंडेंट्स पर सर्व हो चुके हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 6 की. ऑर्डर 6 बात करता है आपका प्लीडिंग जनरली की. तो ऑर्डर 6 रूल 18 बात करते हैं आपको कुछ अमेंडमेंट करना है और आपके फेवर में ऐसा ऑर्डर आ गया जज साहब का कि आप अमेंड कर सकते हैं, तो ऐसा अमेंडमेंट आपको 14 डेज के अंदर करना होता है. भले ही आपको कोर्ट ने टाइम ना बताया हो कि कितने दिन के अंदर आपको अमेंडमेंट करना है, और बाकी ये 14 डेज का टाइम पीरियड जो है ये कोर्ट बढ़ा भी सकता है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 7 की. ऑर्डर 7 की टाइटल है प्लेन, एंड ऑर्डर 7 का रूल 9 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेन. अब आपकी प्लेन एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, समन सर्व कर दिए थे, अब कोर्ट जो है प्लेंटिफ को ऑर्डर करेंगे कि जितने डिफेंडेंट्स थे उतनी आप प्लेन की कॉपी और रिक्विजिट फी फॉर सर्विस ऑफ समन्स विद इन 7 डेज कोर्ट में आके सबमिट करें. मतलब डिलीवरी ऑफ समन्स बाय द कोर्ट क्लियर कर दिया गया था ऑर्डर 5 रूल 9 के अंदर, तो फिर कोर्ट डायरेक्ट करेंगे प्लेंटिफ को कि आप 7 दिन के अंदर जितने डिफेंडेंट है उतनी प्लेन की कॉपी और रिक्विजिट फी फॉर सर्विस ऑफ समन्स कोर्ट में आके जमा करें. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 8 की. ऑर्डर 8 टॉक्स अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. सो ऑर्डर 8 फुल वन टॉक्स अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट, एंड जो डिफेंडेंट है वो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स अपना WS फाइल करेंगे. 30 दिन में फाइल नहीं कर पाए तो 60 दिन और दे दिए जाएंगे. 90 दिन के अंदर अपना WS फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. 90 दिन में भी नहीं कर पाए फिर कोर्ट उन पर कॉस्ट लगाएगा, और कॉस्ट लेने के बाद ही उनको फर्दर टाइम दिया जाएगा. टोटल टाइम पीरियड आपको 120 डेज का मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. जिस दिन से डिफेंडेंट्स को समन्स मिले हैं उस दिन से 120 दिन के अंदर अपना वो WS फाइल करें. अगर वो 120 दिन में भी अपना WS फाइल नहीं करते हैं तो वो अपना राइट फाइल WS का जो राइट है फॉरफिट कर दें. नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर 8 की रूल 9 की, बात करते हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की. सपोज करो डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल कर दिया है. अब जब उसने WS अपना फाइल कर दिया उसके बाद वो और कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स नहीं ला सकता कोर्ट में, पर वो क्या ला सकते हैं, सेट ऑफ या काउंटर क्लेम ला सकते हैं अपना. और कोर्ट अगर ऑर्डर करे किसी पार्टी को कि आप WS फाइल करें या अपना एडिशनल WS फाइल करें, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपको 30 दिन देंगे कोर्ट, बट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम करने का आपका राइट है. बाकी ये होता है कि कोर्ट अगर चाहे तो अपने डिस्कशन में आपको टाइम की ग्रांट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द केस. करते हैं ऑर्डर 9 की, एंड ऑर्डर 9 टॉक्स अबाउट अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड consequence of non-appearance. And order 9 का rule 5 talks about dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved fails for 7 days to apply for fresh summons. So जहां पर डिफेंडेंट्स को समन्स इशू हुए थे और वो समन्स वापस आ गए हैं कोर्ट में, समन्स के वापस आने के बाद 7 दिन के अंदर प्लेंटिफ ने फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई नहीं करा है, तो ऐसे केस में जो डिफेंडेंट थे उनके अगेंस्ट केस को डिसमिस कर दिया जाएगा. मतलब ऐसा समझा जाएगा कि प्लेंटिफ इंटरेस्टेड नहीं है इन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट. सो आपको 7 दिन के अंदर फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई करना होता है कोर्ट में जब आपका समन अनसर्व वापस आ जाए. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 10 की, एंड ऑर्डर 10 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट. एंड ऑर्डर 10 का रूल फॉर टॉक्स अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ रीडर टू आंसर. एग्जामिनेशन हो रहा था, पार्टी आई नहीं, पार्टी ने अपने वकील साहब को भेज दिया, वकील साहब से जज साहब ने कुछ क्वेश्चन करे और वकील साहब उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए, तो ऐसे केस में
फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 7 दिन का टाइम कोर्ट एक्सटेंड कर देगा और बोलेगा कि जो आपकी पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, वो खुद कोर्ट में आए और मैं उससे सवाल जवाब करना चाहता हूँ, उनको एग्जामिन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 11 की, जो बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की। और ऑर्डर 11 का रूल 2 टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड। सपोज प्लेंटिफ कुछ सवाल पूछना चाहता है डिफेंडेंट से और वो कोर्ट के थ्रू पूछना चाहता है, तो इंटेरोगेटरीज मतलब कुछ क्वेश्चन लिखेगा प्लेंटिफ और वो कोर्ट में अप्लाई करेगा कि मुझे इन सवाल के जवाब चाहिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये सवाल केस से रिलेटेड है, ये रिलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बोलेगा कि आप इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। सो ये जो एप्लीकेशन है कि आपकी इंटेरोगेटरीज की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे जज साहब 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 11 के रूल 7 की, जो बात करता है सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है जो आपने इंटेरोगेटरीज जो क्वेश्चन पूछे हैं वो वैक्शियस है, अनरीजनेबल है, या फिर ऑपरेसिव है, अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, मतलब बेसिकली एक तरीके का प्लेंटिफ ने इंटेरोगेटरीज कुछ सवाल पूछने थे और डिफेंडेंट ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि अनरीजनेबल है, स्कैंडलस क्वेश्चंस हैं, ये इनका जवाब देना जरूरी नहीं है, और 7 दिन के अंदर ऐसी इंटेरोगेटरीज को सेट असाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 11 रूल 8, जो बात करता है एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। डिफेंडेंट जितने भी इंटेरोगेटरीज के आंसर देगा या कोई भी पार्टी इंटेरोगेटरीज के जो आंसर होंगे वो एफिडेविट के साथ होंगे और आपको 10 दिन के अंदर आंसर देना होगा, या फिर जो भी टाइम कोर्ट आपको दे उस टाइम के अंदर आपको इंटेरोगेटरीज का आंसर ऑन एफिडेविट देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 11 रूल 17 की, जो बात करता है टाइम फॉर इंस्पेक्शन बाय नोटिस गिवन। अब सपोज करो पार्टी है, उस पार्टी को कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने हैं, किसी डिपार्टमेंट में करने हैं, तो ये पार्टी जो है उस डिपार्टमेंट को एक नोटिस देगी कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। और वो जो डिपार्टमेंट है, जिस दिन से नोटिस मिला है कि पार्टी इंस्पेक्ट करना चाहती है डॉक्यूमेंट्स को, उस दिन से, जिस दिन से पता चला है, उस दिन से 10 दिन के अंदर वो डिपार्टमेंट उस पार्टी को बताएगा कि आपको मैं ये 3 दिन दे रहा हूँ, इस 3 दिन के अंदर आप आगे वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 12 रूल 2 की, और ऑर्डर 12 बात करता है एडमिशंस की। ऑर्डर 12 रूल 2 टॉक्स अबाउट नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पार्टी चाहती है, कोई भी पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी आके एडमिट कर ले, तो 7 दिन के अंदर जो दूसरी पार्टी है उसको टाइम मिलता है 7 दिन का। जिस दिन से नोटिस मिला एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उस दिन से 7 दिन के अंदर आके एडमिट कर ले डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर 12 रूल 4 की, जो बात करता है नोटिस टू एडमिट एक्ट। सो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को बोल सकती है कि हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 9 दिन पहले ये कुछ एक्ट्स हैं, इनको आप आके एडमिट कर लो अगर आप एडमिट करना चाहते हो सकता है दूसरी पार्टी ना करे, तो अगर आप एडमिट करना चाहते हो तो 9 दिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले आके आप एडमिट कर लो इन एक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट एक एक्ट माना जा रहा है, और कोई भी पार्टी तो एग्रीमेंट चाहती है कि दूसरी पार्टी आके एडमिट कर ले इन एक्ट को, तो वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 9 दिन पहले आके उन एक्ट्स को एडमिट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर 14 की। ऑर्डर 14 रूल फॉर टॉक्स अबाउट कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। सो कोर्ट को कुछ इश्यूज फ्रेम करने हैं, तो कोर्ट को लगता है कि इश्यूज फ्रेम करने से पहले कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका इंस्पेक्शन होना चाहिए या लोगों का एग्जामिनेशन होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए कोर्ट एडजर्न कर सकते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को 7 दिन के लिए। मतलब 7 दिन के बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, क्योंकि अभी जो है वो कुछ लोगों का एग्जामिनेशन होना जरूरी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन जरूरी है। सो एडजर्नमेंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कितने दिन तक हो सकता है? 7 दिन तक।